मेरे पेशेंट को जो बेस्ट सूटेड इम्प्लांट है उसकी बोन के लिए वो मिलेगा। तो इसलिए हम कितना भी डिफिकल्ट केस आए, कैसा भी केस आए, कैसी भी बोन क्वालिटी हो, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो जहाँ भी जसविंदर को मना किया गया है, आई बिलीव दोज डॉक्टर्स वर ऑनेस्ट। आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने मना किया। इंस्टेड ऑफ डूइंग ए हाफ हार्टेड जॉब उन्होंने मना ही कर दिया। तो इट शुड बी डन एट ए सेंटर लाइक दिस, जहाँ पे मतलब सैकड़ों सर्जरीज हो रही है। जसविंदर की सिचुएशन कंसीडर करी जा सकती है, बट अगर नॉर्मल इंसान को अगर प्रॉब्लम हुई है और उसको हिप रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना है तो उसके दिमाग में क्या एस्टिमेशन होना चाहिए? आप भी समझते हैं कि सेक्सुअल फंक्शन इज नॉट जस्ट ए फिजिकल थिंग, इट्स ए साइकोलॉजिकल एंड मेंटल थिंग। ये पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं, दे आर अपसेट विद देयर लाइफ एंड विद देमसेल्व्स। तो जब तक वो तकलीफ रहती है और एक वो जो हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग आ जाती है, तो दिस लीड्स टू इनफर्टिलिटी। एंकलोजिंग के पेशेंट को तो फैमिली ही साइडलाइन कर देती है, आपको एक तरह से डिसमिस कर दिया जाता है कि अब आप किसी काम के नहीं हैं। तो दोस्तों, आपको हमें मेन स्ट्रीम में वापस लाना है। क्या ये हिप रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस में कवर हो पाती है या नहीं हो पाती है? हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जो इंश्योरेंस के थ्रू रिप्लेसमेंट करा रहे हैं। तो सर फाइनली फिर जसविंदर चल पाएगा? आई बिलीव सो, he should be walking. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बियॉन्ड द पेन। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है डॉक्टर अश्विनी माईचंद, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक एंड रोबोटिक सर्जरी एट CK बिरला हॉस्पिटल, पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली। तो दोस्तों, आप जानते होंगे हमने लास्ट वीडियो में जसविंदर के बारे में बताया था कि काफ़ी जगह से मना होने के बावजूद 2 साल के फ्यूजन के बाद फाइनली डॉक्टर अश्विनी सर ने उसकी सारी टेस्ट रिपोर्ट्स दोबारा से करवाई, फिजिकली एक बार उसको विजिट करके एक बार चेक किया और उसको इस चीज़ का आश्वासन दिया कि नहीं, अभी भी आपका हिप रिप्लेसमेंट पॉसिबल है और आप अभी भी आगे आप चल सकते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं डॉक्टर से डायरेक्टली कि अभी फ़िलहाल जसविंदर की क्या कंडीशन है, क्या आगे उसका ट्रीटमेंट प्लान्स है। तो कमल, सबसे पहले तो आई वुड कंग्रेचुलेट यू एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, जिसके हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, जो हम बात करेंगे। तो आपके इस कन्वर्सेशन से लाखों लोगों को फ़ायदा होने वाला है जी, इतनी सारी फैमिलीज़ को फ़ायदा होने वाला है, उनको एक रास्ता मिलेगा। तो जसविंदर की अगर बात करें तो पेशेंट जनरली हमारे पास इसी स्टेज में आते हैं। बहुत जगह मना हुआ, आपने जैसे बताया, वो इसलिए हुआ कि एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिस सीवियर फॉर्म में पेशेंट आता है उसमें ना तो मसल्स में जान होती है ना बोन में, और सही बताऊं तो पेशेंट मेंटली भी थका होता है बिल्कुल। उनको ये बताया जाता है बार बार कि आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता, आप लाइफ लॉन्ग ऐसे बेड पर रहेंगे। तो वो मेंटली भी बिल्कुल जिसको कहते हैं टूट जाते हैं। तो इन पेशेंट्स को सबसे पहली चीज़ है कि हमें पॉजिटिविटी देनी होती है, उनको एक बताना होता है कि आप ठीक हो सकते हैं। आधा पेशेंट तो वहीं से ठीक हो जाता है। बिल्कुल। दूसरी चीज़, हमने क्यों हाँ बोली, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ उन हज़ारों पेशेंट्स का एंकालोजिंग के जो हमसे इलाज कराने आ चुके हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो टीचर है ना उस पेशेंट ही है जी। पेशेंट प्रॉब्लम लेके आता है, हमसे हर बार क्वेश्चन पूछता है और फिर हम अपनी स्किल सेट को उतना इम्प्रूव करते चले जाते हैं। तो फिर हमारे पास कितना भी डिफ़िकल्ट पेशेंट आ जाए, इवन हमारे पास कुछ पेशेंट जसविंदर से भी वर्स कंडीशन में आए थे, तो इट इज़ ऑल थैंक्स टू द ट्रस्ट ऑफ द पेशेंट्स। इतने पेशेंट हमें इतना कुछ सिखा के चले गए हैं कि अब हमें किसी भी पेशेंट में ये नहीं लगता कि ये नहीं हो सकता है। सो दैट इज़ द रीज़न कि मी एंड माई टीम, हम टेक्निकली आर फुल्ली इक्विप्ड टू हैंडल दीज पेशेंट्स। तो जसविंदर विल वॉक अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने उसको इतना आश्वासन, मतलब हम लोग ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी बीमारी एक ऐसी है कि हर एक बच्चा, हर एक फैमिली कंफ्यूज्ड है कि क्या करना चाहिए, क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। लोग बाग डरे हैं हिप रिप्लेसमेंट के नाम से। तो थोड़ा सा अगर आप एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे तो। बिल्कुल। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आप सब जानते हैं कि जेनेटिक डिजीज़ है, फैमिलीज़ में रन करती है बिकॉज ऑफ ए पर्टिकुलर जीन जिसको कहते हैं HLA-B27। लेकिन जितने भी फैमिली में मेंबर हैं सबको HLA-B27 पॉजिटिव है, लेकिन डिजीज़ सबको नहीं होती, सिम्टम सबके नहीं आते हैं। उसका मैं छोटा सा आपको बताना चाहूँगा कि देयर हैज़ टू बी ट्रिगर पॉइंट इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट जहाँ पर सिम्टम आने शुरू होते हैं।
तो पहली चीज़ है कि हमें अवेयरनेस देनी चाहिए फैमिलीज़ को कि आपकी फैमिली में ये जीन पॉजिटिव है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल इन योर टीनेज स्पेशली, कि आपको कोई डायरिया, इन्फेक्शन, फीवर अगर कुछ भी होता है, कोई स्किन डिजीज़, कोई आई इन्फेक्शन, कोई यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन अगर होता है, तो इसको इमीडिएटली टेक केयर करें, क्योंकि आपकी बॉडी का जो इम्यूनिटी है इट इज़ लेस देन जनरल पॉपुलेशन। तो उस एक ट्रिगर से वो पेन शुरू हो जाते हैं, इसलिए हर फैमिली मेम्बर को नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है उसको इमीडिएटली ट्रीट कराएं। डोंट अलाउ द एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सिम्टम्स टू सेट इन, क्योंकि एक बार शुरू हो गए तो फिर वो चेन रिएक्शन है, फिर पहले आपका स्पाइन, फिर हिप्स और फिर सारी नेक और सारे आपको वो खराब कर देता है पूरा आपको। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो देयर शुड बी अवेयरनेस अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि बिल्कुल लैकिंग है। पेशेंट कब आता है हमारे पास? जब सिम्टम शुरू हो जाते हैं। सर अभी भी अगर हम लोग जैसे पेशेंट टू पेशेंट अगर आपस में बात भी करते हैं तो हमारा भी सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि सब लोग बोलते हैं कि डॉक्टर, साइंटिस्ट ये जेनेटिक डिसीज है, बट अगर हम लोग अपने पीछे बैकग्राउंड में देखें अपनी फैमिली में, ना तो फादर को है, ना मदर को है, ना भाई को, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी फैमिली में किसी को भी जेनेटिक नहीं है। और अगर ये जेनेटिक, जैसे अगर अभी आपने बताया कि ऑब्वियसली ये अगर एक पूरी ट्री में है फैमिली के, तो ये चीज़ तो कल को किसी और को भी हो सकती है अगर ये ट्रिगर। बिल्कुल, फैमिली में डाउन द लाइन बाकी आपके बच्चों को हो सकती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको सिम्टम आए हैं तो आप अपने बच्चे के बारे में केयरफुल रहें। हमारे से बहुत पेशेंट पूछते हैं कि सर मेरे बच्चे को तो नहीं हो जाएगी, देयर आर चांसेस की हो सकती है। तो आपने क्या ध्यान रखना है बच्चे का कि उनको इस तरह के जो मैंने बताया, अगर कोई भी स्ट्रेस आता है उनकी लाइफ में, किसी भी तरह का स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस, उसको हमें जल्दी से जल्दी टैकल करना है। बेसिकली दिस जीन इज वेटिंग फॉर योर इम्यूनिटी टू गो डाउन। ये इमीडिएटली अटैक कर देगा आपकी बॉडी को और आपके सिम्टम शुरू हो जाएंगे और फिर बच्चे की लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। तो सर बिल्कुल जसविंदर की भी आगे ज़रूर बात करेंगे, बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो क्या फैमिली को बच्चे के उस ट्रिगर पॉइंट को समझना चाहिए? फैमिली में एक भी पेशेंट, एक भी मेंबर को सिम्टम है तो मान के ही चलिए कि आपको पॉजिटिव है, आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। The whole family should be careful about it। लेकिन हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको HLA-B27 नेगेटिव आता है जी, फिर भी सिम्टम है जी। इसको हम कहते हैं सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस, यानी कि टेस्ट नेगेटिव आएगा, सिम्टम सेम रहेंगे। तो ऐसा हमेशा भी नहीं होता, बट यस अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है तो वी शुड बी केयरफुल। तो नेगेटिव में भी सर बहुत से पेशेंट्स हैं जिनका MRI रिपोर्ट्स नॉर्मल है, एक्सरे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। इनफैक्ट जो एक कंक्लूजन जो HLA-B27 रिजल्ट से निकल के आता है कि आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, वो तक नेगेटिव आता है। तो उस केस में क्या होता है कि फैमिली भी एक तरफ से बोलने लग जाती है कि शायद से आपको कुछ है ही नहीं। तो उस केस में सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि नेगेटिव आना, सिम्टम सेम होना, तो ये क्या दिस कम्स अंडर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कैटेगरी? इसको बेसिकली ग्रुप को कहते हैं स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी, जिसमें स्पाइन एंड मल्टीपल जॉइंट्स ऑफ द बॉडी आर इन्वॉल्व। उसमें आपका JIA है, इवन आपके SLE के पेशेंट्स हैं उनमें भी होता है, सोराइसिस है। तो ये सारे बेसिकली ग्रुप है स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपका टेस्ट पॉजिटिव आए, बट अगेन वी आर नॉट ट्रीटिंग अ टेस्ट, वी आर ट्रीटिंग द पेशेंट। पेशेंट के जैसे जैसे सिम्टम आए उसको इमीडिएटली मैनेज करें। तो इसका वैसे भी आप ध्यान से सुने इस बात को, इसका डायग्नोसिस का भी सुने। तो क्या कहते हैं इसको हम, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। तो इसके दो पार्ट हैं, इन्फ्लेमेशन एंड आर्थराइटिस। इन्फ्लेमेशन को हमें कंट्रोल करना है और आर्थराइटिस में जॉइंट डैमेज, जॉइंट को डैमेज होने से बचाना है। तो इन दोनों पार्ट्स पे हमें काम करना चाहिए। तो सर अब जैसे अगर आगे की बात करें कि लोग बाग हिप रिप्लेसमेंट को लेके, क्योंकि ये भी एक ना एक टाइम आता है जब करवाना पड़ता है, जो बहुत से मेजर केसेस पे, बट हाँ कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ा टाल लेते हैं, आगे समय के बाद उनको करवाना पड़ता है। बट क्या ये हिप रिप्लेसमेंट कोई ऐसी चीज़ जिससे लोगों को डरना चाहिए, घबराना चाहिए? क्योंकि आज भी अगर हिप रिप्लेसमेंट डॉक्टर अगर किसी पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि नहीं अब आपको हिप रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, तो वो एकदम घबरा जाते हैं। तो क्या एक तो पहला इसी चीज़ के बारे में बताइए। पहली चीज़ तो आपको ये जानना चाहिए कि आपको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत कब है। देखिए मैंने जैसे बताया, इन्फ्लेमेशन एंड आर्थराइटिस, पहली चीज़ हमें कंट्रोल करो इन्फ्लेमेशन को। हमें प्रॉपर डायग्नोसिस करके एक रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और अपना एक प्रॉपर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन का एक कोर्स शुरू कर देना चाहिए ताकि जॉइंट डैमेज ना हो सके। बिकॉज इन्फ्लेमेशन लीड्स टू आर्थराइटिस। अगर हम इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर लें
और अपने जॉइंट्स को योगा से, एक्सरसाइज से, जैसे आप भी बताते हैं बहुत सारी एक्सरसाइज, अगर उससे अपने जॉइंट्स को मोबाइल रखते हैं, फ्लेक्सिबल रखते हैं, तो हम आर्थराइटिस तक कभी पहुंचेंगे ही नहीं, तो कभी डैमेज ही नहीं होगा। दैट इज फर्स्ट स्टेप। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली मान लो आपको आर्थराइटिस हो ही गई है, तो एक स्टेज ऐसी आती है जब आप मेडिसिन से पेन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपको रात को भी पेन हो रहा है, हर मूवमेंट में पेन हो रहा है, धीरे धीरे आपके स्पेशली हिप जॉइंट की जो मूवमेंट्स है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। आप जमीन पे नहीं बैठ पाओगे, आप बाइक नहीं चला पा रहे हो, आप डेली एक्टिविटीज में सफर करना शुरू कर देते हो। दैट इज द स्टेज जब आपको हिप रिप्लेसमेंट कराना चाहिए। लेकिन अगर हिप रिप्लेसमेंट की नौबत आई गई है, तो आजकल ये भी जानना जरूरी है कि जो पुराना कंसेप्ट था ना कि हिप रिप्लेसमेंट हर 10 साल में कराना पड़ेगा, जी जी, अब लोगों के लिए तो एक बार कराना ही मुश्किल है। हाँ, हर 10 साल में तो कैसे कराएंगे। और एक कंसेप्ट ये भी था कि जो रिवीजन सर्जरी होती है उसका रिजल्ट पहली सर्जरी से खराब होता है जी। अब ये दोनों कंसेप्ट चेंज हो चुके हैं। ओके। तीसरा एक मिथ और था कि एक बार आपने हिप रिप्लेसमेंट कराया तो आप कभी भी जिंदगी भर जमीन पे नहीं बैठ पाओगे। हाँ जी। ये चीज़ें थी, तो अब ये सारी चीज़ें चेंज कर दी हमने। मतलब नॉर्मल लाइफ पॉसिबल है। एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ, एब्सोल्युटली। पहली चीज़ तो वो जो 10 साल वाला कंसेप्ट है वो खत्म हो गया है। ओके। एक बहुत बड़ा मिथ था पहले इवन हमारे डॉक्टर कम्युनिटी में भी कि अब एंकलोजिंग का पेशेंट कैसे आता है, व्हील चेयर पर आता है। जसविंदर कोई देखिए आप, बेड रिडन है, बेड तो इनकी बोन तो ऑस्टियोपोरोटिक है जी। तो पहले कंसेप्ट होता था 10 साल पहले कि जब भी ऑस्टियोपोरोटिक या कमजोर बोन मिले उसमें सीमेंटेड इम्प्लांट डालिए। ओके। ये एक जनरल कंसेप्ट था जिसको हमने चेंज कर दिया है। ओके। क्योंकि ऑस्टियोपोरोटिक बोन में नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट डालना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपने एक बार सीमेंट डाल दी तो पेशेंट की बोन वहीं से खराब होना शुरू हो जाती है। जो बोन पहले से ही वीक है उसमें आपने सीमेंट डाल दी तो उसकी आगे ग्रोथ नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि वो 10 साल में भी फेल हो जाएगा, 1। सेकेंड, जब रिवीजन होगा तो पेशेंट की बोन में कुछ भी नहीं बचेगा, पेशेंट विल बी परमानेंटली बेडरिडन। तो इसलिए हमने अब ये नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज किया है। आजकल हम सीमेंटेड इम्प्लांट यूज ही नहीं करते। दीज आर प्रैक्टिकली लाइफ लॉन्ग इम्प्लांट्स। एक बार आपने बोन में डाला तो आपको कभी इसको निकालने या चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये कंसेप्ट हमने चेंज किया। इट वाज टेक्निकली डिफिकल्ट, लेकिन हमने इसको, मैंने बताया ना, पेशेंट ही हमें सिखाता है। पेशेंट्स आर आवर टीचर्स। तो उन्होंने हमें सिखाया, हमने देखा कि यंग पेशेंट हैं तो सीमेंटेड इम्प्लांट कभी नहीं डालना। तो ये मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस सुने, जहाँ भी हिप रिप्लेसमेंट कराएं ये पॉइंट जरूर डिस्कस करें अपने सर्जन से कि सर सीमेंटेड इम्प्लांट नहीं डालना है। क्योंकि सभी का मोस्टली यही क्वेश्चन है और इनफैक्ट डर भी है, और पेरेंट्स का भी इनफैक्ट ये क्वेश्चन और डर रहता है कि आज अगर हिप रिप्लेसमेंट अगर एक बार को ऑप्शन ऑप्ट भी कर ले तो ये ऐसा तो नहीं कि 10 साल 5 साल या 20 साल बाद दोबारा से रिप्लेसमेंट कराने की नौबत तो नहीं आएगी। तो इसका एक ही फार्मूला है, नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट। दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि पहले मेटल के इम्प्लांट यूज होते थे इस तरह से, ये मेटल के इम्प्लांट थे, ये इनकी लाइफ 15 साल से ज़्यादा नहीं होती है। क्योंकि जब ये पोली के ऊपर चलता है तो ये पोली को, ये पोली है, प्लास्टिक पार्ट है, ये सॉकेट है, इसमें प्लास्टिक लगता है, इसको पोली कहते हैं। तो जब मेटल पोली के ऊपर चलेगा तो ये 10 से 15 साल में घिस जाता है। तो उसके लिए नई रिफाइनमेंट क्या आई है कि अब हम सिरेमिक के हेड यूज़ करते हैं। जब सिरेमिक पॉली के ऊपर चलता है तो ये कम से कम 25 से 30 साल चलता है। कहने का मतलब रिवीजन अगर ठीक से की जाए विद नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट तो आप 30 साल से पहले तो भूल ही जाइए कि आपको रिवीजन की जरूरत है। और जब अगली बार भी आप सर्जरी करेंगे तो आपको पूरा इम्प्लांट चेंज नहीं करना। मैंने बताया दिस इज लाइफ लॉन्ग इम्प्लांट। अगर आपने टेक्निकली ठीक इम्प्लांट डाला है, ओनली दिस सिरेमिक वॉल हैज टू बी चेंज्ड। सिरेमिक वॉल, कहने का मतलब अगले 30 साल फिर इंश्योर हो जाएंगे आपके। तो लाइफ में इट्स नॉट 2 सर्जरीज, इट्स लाइक 1.5 सर्जरीज। तो एक कंसेप्ट तो हमने ये क्लियर कर दिया कि आपको हर 10 साल में ऑपरेशन नहीं कराना। दूसरा, आप जमीन पर बैठ सकते हैं, जमीन पर बैठ सकते हैं, आप चौकड़ी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम MIS टेक्निक से कर रहे हैं। और अब तो हमने और भी रिफाइनमेंट की है, MIS DAA अप्रोच से आ गए हैं, डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच कहते हैं इसको। इसमें हम एक ही सिटिंग में दोनों हिप रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा, एक ही सिटिंग में? क्योंकि एंकाइलोजी में सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है? नेक स्टिफ है। हाँ। जब एनेस्थीसिया देते हैं आपकी स्पाइन स्टिफ है, ना तो स्पाइनल एनेस्थीसिया दे सकते, ना आप जनरल एनेस्थीसिया दे सकते। एक ही बार एनेस्थीसिया देना कितना मुश्किल होता है। अगर दोनों हिप करने हैं तो इसका मतलब 2 बार एनेस्थीसिया जी नहीं, अब एक ही बार एनेस्थीसिया देना है, एक ही बार में दोनों हिप 1-1.5 घंटे के अंदर दोनों हिप हो जाते हैं। तो MIS DA हमने शुरू कर दी है।
तो हम बहुत सारे रिस्क ऑफ पेशेंट कम करते जा रहे हैं, लाइफ बढ़ाते जा रहे हैं इम्प्लांट की, और जो पेशेंट को लिबर्टी हम दे रहे हैं कि आप ज़मीन पे बैठो, आप जॉगिंग करो, स्विमिंग करो, योगा करो, वो चीज़ें हम दे रहे हैं पेशेंट को, तो अब वो डर निकल जाना चाहिए। तो आई थिंक ये जो हमारी बातचीत है, इससे बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता चलेंगी कि हिप रिप्लेसमेंट से नहीं डरना। क्योंकि इम्प्लांट्स एंड टेक्निक्स बहुत रिफाइन हो गई है। एक और क्वेश्चन है सर, बहुत से लोगों को इस वजह से भी रिप्लेसमेंट के बारे में नहीं सोच पाते हैं क्योंकि नॉर्मल काम चल रहा है, जॉब चल रही है, अच्छी जॉब चल रही है, थोड़ा दर्द है लेकिन फिर भी घसीट के काम कर ही लेते हैं। उनके दिमाग में ये मिथ है कि जहां हमने हिप रिप्लेसमेंट की तरफ गए तो हमारा 1 साल 1.5 साल तो बिस्तर पे, तो तब उससे पहले तो हम लोग अपने वापस वर्किंग लाइफ में जा नहीं पाएंगे। तो इसमें कितना टाइम लगता है, मतलब जैसे आपने सर्जरी करते हैं तो उसके बाद कितना टाइम लगता है कि एक नॉर्मल लाइफ आदमी जी पाए, नॉर्मल वॉकिंग बाकी सब चीजें एक्टिविटी कर पाए? देखो, रिकवरी 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। आप कितनी खराब हालत में डॉक्टर के पास पहुंचे और डॉक्टर ने कितना मिनिमम डैमेज करके आपकी सर्जरी की। ओके, टिश्यूज डैमेज होते हैं, कोलैटरल डैमेज जिसको कहते हैं। हम कहीं भी बॉडी में जाएंगे तो स्किन है, सारे टिश्यूज हैं हमें अंदर जाने के लिए। तो अगर आप बहुत लेट स्टेज में आते हैं, फॉर एग्जांपल जसविंदर का केस, तो इन पेशेंट्स में हम 1 महीने में नॉर्मल लाइफ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। इन पेशेंट्स में 2 से 3 महीने लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगते। अगर आप अर्ली स्टेज पे ट्रीटमेंट कराएंगे तो आप विदिन वीक्स, 2-3 वीक्स में ही अपना गाड़ी चलाना है, बाइक चलाना है, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, सब शुरू कर सकते हैं। तो 1, ट्रीट अर्ली। दूसरा, ये सर्जरी उन्हीं सेंटर्स पे होनी चाहिए जहाँ पे हिप रिप्लेसमेंट बहुत हाई वॉल्यूम में होता है। ओके, क्योंकि जहाँ पर एक ही काम रोज़ हो रहा है तो नेचुरली वहाँ पर जो पूरा सिस्टम है वो उसके अकॉर्डिंगली इवॉल्व हो जाता है। बिल्कुल। तो जो आपके रिजल्ट हैं ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाते हैं। और MIS टेक्निक से हम बहुत ही छोटा इंसिजन लगाते हैं, टिश्यूज़ को डैमेज ही नहीं करते हैं, ना ब्लीडिंग होती है, तो पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो इसलिए नाउ इट इज़ फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स डिपेंडिंग ऑन दीज 2 फैक्टर्स। तो मतलब अगर आदमी अपना हिप रिप्लेसमेंट कराए, अगर जो नॉर्मल वर्किंग है बट थोड़ा बहुत पेन है, इनिशियल स्टेजेस है, तो वो अपने 1 मंथ के अंदर 1 महीने में आप मान सकते हैं करवा के अपना नॉर्मल लाइफ। पर जसविंदर वाले केस में हमें 3 से 4 महीने लग सकते हैं, बिकॉज ही इज़ बेडरिडन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हमें वो मसल और बोन को डेवलप करने में, एक्सरसाइज करने में, स्ट्रेचिंग करने में कुछ टाइम लगेगा। तो मैं नहीं चाहता कि हर आदमी जसविंदर वाली स्टेज पे हमारे पास आए। वो इस बात को समझ के, सुन के सही समय पर हमारे पास आए। तो सर, अगर जिस हिसाब से आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, ये तो एक समय के बाद एक ऐसा अगर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो एक समय के बाद ये तो एक ऐसे पार्ट है कि जो हमको इनफैक्ट आगे की लाइफ में, आगे के टाइम पे हेल्प करेगा प्रॉपरली लाइफ जीने में, जैसे कि वॉकिंग, जो भी नॉर्मल लाइफ है। इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही होती है कि एक समय के बाद हमारा SI जॉइंट और हमारे प्रॉब्लम्स हिप से स्टार्ट होती है, और फिर एक समय के बाद ऐसा होता है कि हम वॉक भी कर रहे हैं नॉर्मल, क्योंकि हमारे लिए तो एक्सरसाइज मैंडेटरी है, और अगर हम लोग वॉक नहीं करेंगे, अगर हम लोग इनकेस बेड रिडन हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे हमारा पीछे का हिस्सा पूरा पेन करना स्टार्ट कर देता है। तो इस एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और हिप रिप्लेसमेंट दोनों को देखते हुए आप रिकमेंड करते हैं कि नहीं, अगर एक टाइम पे अगर डॉक्टर हमको बोल देते हैं कि नहीं अब आप रिप्लेसमेंट करा सकते हैं या कराना पड़ेगा, तो हमें कराना चाहिए उस टाइम? बिल्कुल कराना चाहिए, बिकॉज वन थिंग लीड्स टू अनदर। अगर आप हिप की वजह से मान लो चल फिर नहीं पा रहे हैं तो आपके बाकी जॉइंट्स भी तो खराब हो रहे हैं, आपकी एक्सरसाइज बंद हो रही है, आपकी लंग कैपेसिटी, हार्ट कैपेसिटी, आपकी मसल पावर, इवन आपकी मेंटल वेलबींग, आपका जॉब, सब कुछ सफ़र कर रहा है। तो क्यों हम उस लेवल तक जा रहे हैं कि हमारी पूरी लाइफ एक अलग मोड़ ले लेती है? तो वाई नॉट टू गेट ट्रीटेड, लीड ए गुड क्वालिटी लाइफ, जॉब करें, नॉर्मल इंसान की तरह रहें। सर, एक समय के बाद जब स्पाइन भी फ्यूज़ हो जाती है तो स्पाइन फ्यूजन के बाद भी क्या सर्जरी, अगर हिप रिप्लेसमेंट वगैरह चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि एनेस्थीसिया वगैरह, तो ये स्पाइन तो फुल फ्यूज्ड है, तो उसके बाद भी क्या ये पॉसिबल है हिप रिप्लेसमेंट? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका स्पाइन फ्यूज हो चुका है या एक तरफ को झुक चुका है, और बट वो फिर भी अपनी लाइफ जैसे तैसे उठ बैठ के, क्योंकि टॉयलेट तक जाके मैनेज कर रहे थे, बट एक टाइम के बाद जब उनका हिप भी फ्यूज हो जाता है तो क्या उसके बाद पॉसिबल है स्पाइन फ्यूजन के बाद रिप्लेसमेंट? बिल्कुल पॉसिबल है। और हमारे यहाँ एंकलोजिंग, मैंने बताया ना, हाई वॉल्यूम, जिस तरह से हमारे पास एंकलोजिंग के नंबर्स आ रहे हैं, जितने पेशेंट आ रहे हैं, मेरी एनेस्थीसिया टीम भी ट्रेन हो गई है
कि इन पेशेंट्स में किस पर्टिकुलर टेक्निक से एनेस्थीसिया देना है। तो अगेन ये सर्जरीज ऐसी नहीं है कि जहाँ साल में एक ही पेशेंट का ऑपरेट हो रहा है, एक ही पेशेंट एंकाइलोजिंग का आया उसका सर्जरी होगी, नहीं। जहाँ पर हर महीने 20 सर्जरी हो रही है एंकाइलोजिंग की, ये वहाँ होना चाहिए ताकि एनेस्थीसिया, सर्जन, टेक्नीशियन, इवन मेरे वार्ड बॉय तक उनको पता है कि इस पेशेंट को कैसे शिफ्ट करना है, बिकॉज दीज आर ब्रिटल पेशेंट्स। इन पेशेंट को हम क्रॉकरी की तरह हैंडल करते हैं, सब कुछ फ्यूज्ड है। अगर आपने एक मूवमेंट भी जरा सा किया तो फ्रैक्चर हो जाता है, बोन वीक होती है। तो एवरीवन हैज़ टू बी ट्रेन्ड टू हैंडल दीज पेशेंट्स। तो इसमें हम एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं, सर्जरी भी हो सकती है। इनफैक्ट अगर आपका स्पाइन फ्यूज हो गया है तो और भी ज़रूरी है कि आपका हिप रिप्लेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कभी देखें पेशेंट को, नेक फ्यूज्ड है, स्पाइन फ्यूज्ड है, हिप भी फ्यूज्ड है। द फर्स्ट मोबाइल जॉइंट इज नी, सिर्फ एक नी ही बचा है। तो अगर हम हिप को भी मोबाइल कर देते हैं वापस से रिप्लेस करके, तो पेशेंट की आधी बॉडी तो कम से कम नॉर्मल हो जाती है, एंड दे आर एबल टू बेंड फॉरवर्ड, दे आर एबल टू डू देयर एक्टिविटीज, गाड़ी चला सकते हैं, चेयर पे बैठ के खाना खा सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे बिल्कुल स्टैचू की तरह बन जाते हैं, वो बेचारे या तो लेट सकते हैं या खड़े हो सकते हैं। दे हैव फॉरगॉटन अबाउट सिटिंग, एंड मोर इम्पोर्टेंटली दे कैन नॉट सिट ऑन ए कमोड चेयर। मेरे पास कितने पेशेंट हैं जो सालों से टॉयलेट नहीं जा सकते, दे हैव टू डू इट स्टैंडिंग। आप समझो कितना टॉर्चर है पेशेंट के लिए। इनफैक्ट सर, हमारे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कंफ्यूजन के साथ साथ लोगों के अंदर इतना ज़्यादा डर है, क्योंकि जनरली बच्चे क्या अपना जो भी एजुकेशन वगैरह है जब कंप्लीट कर लेते हैं तो 2022-23 के बाद ये जनरली डायग्नोस होता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जब एक बच्चा अपने करियर को स्टार्ट कर रहा होता है और करियर के स्टार्टिंग में एकदम से उसको स्ट्रोक पता चलता है कि सडनली कि आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। और बहुत से केसेस सर ऐसे भी होते हैं कि शुरुआत में डायग्नोस ना हो पाना रीज़न हो सकता है, या कुछ भी XYZ रीज़न होता है कि डिले इन डायग्नोस हो जाता है, जिससे कि 2, 3, 4 साल के अंदर ये ना बच्चों के हिप्स वगैरह में प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या, क्योंकि अब उनको इस चीज़ का डर है कि शादी करे या नहीं करे। अभी आप यहाँ पर अपना एजुकेशन ख़त्म किया, ये यहाँ पर जॉब स्टार्ट करी थी, शादी वगैरह की मैरिड लाइफ की तरफ मूव ऑन ही कर रहे थे कि एकदम से ये प्रॉब्लम पता चली और उसके बाद पता चलता है कि हिप्स में प्रॉब्लम आ गई। तो क्या ये मैरिड लाइफ में अगर इसको हिप रिप्लेसमेंट करा लेते हैं मैरिड लाइफ से पहले या मैरिड लाइफ के बाद, तो उससे कुछ उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? वही है कि MIS टेक्निक जो रिवोल्यूशनाइज किया ना हिप को, दैट इज़ पार कंपेयर। अब पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि सर शादी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि MIS टेक्निक से हम पेशेंट की मूवमेंट्स को इतना फ्रीडम देते हैं, जॉइंट्स को इतना स्टेबल बनाते हैं विद नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट्स कि उनको किसी चीज़ का डर ही नहीं है। मेल्स को तो छोड़ा, फीमेल्स में अगर हम MIS टेक्निक से ऑपरेट नहीं करेंगे, एक कन्वेंशनल टेक्निक से हमने रिप्लेस कर दिया, वैसे तो फीमेल्स में बहुत कम होता है एंकाइलोजिंग, पर अगर कभी होता भी है तो प्रॉब्लम क्या आती है कि पैर पूरा खुलता नहीं है, तो इन पेशेंट्स की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, उनको ज़बरदस्ती सिजेरियन कराना पड़ता है। पर जब से हमने MIS टेक्निक शुरू की है तो लेग वाइड ओपन खुल जाती है, लिथोटन पोजीशन जिसको कहते हैं, जो डिलीवरी के टाइम ज़रूरी होती है, तो अब इनकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये। मेल्स की बात करें तो मेल्स में इनफर्टिलिटी का रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है जब एंकाइलोजिंग होती है। उसके 2 कारण होते हैं। वन इज़ फिजिकल, बिकॉज देयर इज सो मच पेन कि उससे उनके सेक्सुअल फंक्शन में प्रॉब्लम आती है। दूसरा, आप भी समझते हैं कि सेक्सुअल फंक्शन इज़ नॉट जस्ट ए फिजिकल थिंग, इट्स ए साइकोलॉजिकल एंड मेंटल थिंग। ये पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं, दे आर अपसेट विद देयर लाइफ एंड विद देमसेल्व्स। तो जब तक वो तकलीफ रहती है और एक वो जो हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग आ जाती है, तो दिस लीड्स टू इनफर्टिलिटी। तो अगर हम हिप रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं पेशेंट का, दे कैन लीड ए एब्सोल्युटली नॉर्मल मैरिड लाइफ। तो ये बेसिकली एक लाइफ चेंजर है, इट इज जस्ट नॉट ए हिप रिप्लेसमेंट। लोगों के अंदर डर है कि क्या वो अपने पार्टनर को बताएं ना बताएं, हिप रिप्लेसमेंट के बाद वो निशान रह जाते हैं उसकी वजह से, या जो भी है कि अपने पार्टनर को क्या शादी से पहले ये प्रॉब्लम हो गई तो हिप रिप्लेसमेंट करा लेनी चाहिए, अभी कल को छुपाना मतलब छुपाए या ना छुपाए, तो उसके बारे में सर क्या वो मार्क रह जाता है अगर वो चीज़ छुपाना चाहें, या फिर अगर ना छुपाए तो क्या वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस वैसे ही आ सकते हैं कि ज़रूरत ही नहीं है छुपाने की? कुछ इस बारे में। इसके 2 पहलू हैं। पहली चीज़ तो आप एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो छुपाने का तो सवाल ही नहीं है, दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड, कॉस्मेटिकली अगर बात करें
तो आजकल हम MIS-DA टेक्निक करते हैं जिसमें विकनी इंसिजन लगाते हैं। विकनी इंसिजन क्या है? इट्स पैरेलल टू द स्किन क्रीज। तो इसकी हीलिंग इतनी अच्छी होती है कि स्कार बनता ही नहीं है, एक लाइन जैसा दिखता है और वो भी हमारी नेचुरल लाइंस ऑफ द स्किन में आ जाता है, देखने से पता ही नहीं चलता है। बट स्टिल मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको अपने पार्टनर को पहले से ही बताना चाहिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और मेरा हिप रिप्लेस हुआ है। तो आई थिंक वी शुड बी फेयर एंड ऑनेस्ट। एक्चुअली एंकल लूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आज के टाइम पे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को भी एंकल लूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बताओ तो उन्हें पता नहीं है या नॉलेज नहीं है। अब लोगों के अंदर वही डर बना रहता है कि क्या वो पार्टनर समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। हाउएवर अगर हिप रिप्लेसमेंट से लाइफ और बेटर हो सकती है आगे के लिए तो ये ऑप्शन चूज करना चाहिए ऑब्वियसली, करना चाहिए, एब्सोल्युटली। अदरवाइज आज जैसे हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, अगर जसविंदर का केस भी देखा जाए तो सर जसविंदर काफी टाइम से बेड पे है, तो वो धीरे धीरे नीज भी आई बिलीव फ्यूजन और फिर उसके बाद डिसलोकेट भी हो चुका है। तो ये इसी तरीके से स्प्रेड। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि इतना डिले मत करो ट्रीटमेंट को। हिप रिप्लेसमेंट के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल मैं कहूँगा कि नी रिप्लेसमेंट के रिजल्ट इतने एक्साइटिंग नहीं हैं। और जैसा जसविंदर का केस है, हालांकि हम कोशिश तो यही करेंगे कि पहले हिप रिप्लेस करके उसके नी को हम रीलोकेट करें जो डिसलोकेट हो गए हैं, बट स्टिल नी का वो फंक्शन नहीं आ पाता जो हिप का है। तो ये थोड़ा सा पेशेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको लिमिट करेगा। अगर सिर्फ हिप्स होते प्योरली तो रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते हो कि रिप्लेसमेंट हुआ है, बट जब नी भी इन्वॉल्व हो जाता है, नी डिसलोकेट हो जाते हैं, तो फंक्शन तो हम ले आएंगे, पर वो जो रेंज ऑफ मूवमेंट है जो नीचे बैठने के लिए या चौकड़ी लगाने के लिए चाहिए, या पेशेंट मान लो कल को दौड़ना चाहे तो उस लेवल तक नहीं ले पाएंगे। यानी कि मान लो हम 100 अचीव करते हैं हिप रिप्लेसमेंट में, तो नी रिप्लेसमेंट में स्कोर 60 to 70% ही रहता है। तो एक तरह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमेशा 60-70% लेवल पर रहेगी। नॉर्मल लाइफ रहेगा, सब कुछ रहेगा, बट अगर हम इससे थोड़ा पहले इंटरवीन कर लेते तो जसविंदर को हम बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना 100% वाला रिजल्ट दे सकते थे। तो सर क्या रीज़न रह जाता है कि मतलब ऑब्वियसली आज से 2 साल पहले भी जसविंदर ने ट्राई किया कि उसका हिप रिप्लेसमेंट हो सके, बट काफ़ी सारी जगहों से साफ मना कर दिया गया। माइट भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे, बट ऐसा क्या रीज़न रह जाता है कि ना एक तरफ से मना हो जाता है और एक तरफ से 2 साल बाद आप देखते हैं और आप देख के बोलते हैं कि नहीं पॉसिबल है, वो लड़का चल सकता है। तो क्या ऐसा रीज़न रह जाता है? स्किल सेट, एक्सपीरियंस, ये जो 2 चीज़ें हैं इनका कोई कंपैरिजन, इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप अपने स्किल सेट को किस लेवल पर प्रोपेगेट करते हो, हर साल हर 6 महीने के बाद आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखनी है। दूसरा एक्सपीरियंस, आप जितनी वॉल्यूम में काम करते जाएंगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट करके ही सॉल्व कर लेते हो। ऐसा नहीं होता कि आप सर्जरी कर रहे हो, कॉम्प्लिकेशन हुई, फिर उसको हैंडल कर रहे हो। जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो आप पहले ही समझ जाते हो कि इसमें ये होने वाला है, सो यू कैन प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस। और तीसरा ये होता है जैसे मैंने बताया हाई वॉल्यूम सेंटर, हमारे पास हर तरह का इम्प्लांट 24 आवर अवेलेबल है। जो लो वॉल्यूम सेंटर होते हैं वहाँ क्या होता है, कल हिप रिप्लेसमेंट होना है तो आज हम ऑर्डर करते हैं, सर ये सामान भिजवाइए, एक कंपनी का लिमिटेड सामान आएगा। अब ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं, अब ये एक ही साइज़ नहीं आता है, ये डिफरेंट साइज आते हैं। ये जो आप सरफेस देख रहे हैं इसका टेक्सचर अलग अलग है, हर कंपनी अलग तरीके से बनाती है, विच आर मेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स। तो जब एक ही चीज़ तरह का इम्प्लांट मेरे पास अवेलेबल होगा तो मेरी चॉइसेस लिमिटेड हो जाएंगी। हमारे पास कम से कम 5 से 6 कंपनीज का पूरा सामान 24 आवर अवेलेबल रहता है। यानी कि मेरे पेशेंट को जो बेस्ट सूटेड इम्प्लांट है उसकी बोन के लिए वो मिलेगा। तो इसलिए हम कितना भी डिफ़िकल्ट केस आए, कैसा भी केस आए, कैसी भी बोन क्वालिटी हो, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जब तक इकट्ठी एक जगह नहीं होंगी तब तक हम ऐसे केसेस को हैंडल नहीं कर सकते। तो जहाँ भी जसविंदर को मना किया गया है, आई बिलीव दोज डॉक्टर्स वर ऑनेस्ट। आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने मना किया, इंस्टेड ऑफ डूइंग ए हाफ हार्टेड जॉब उन्होंने मना ही कर दिया। तो इट शुड बी डन एट ए सेंटर लाइक दिस जहाँ पे मतलब सैकड़ों सर्जरीज हो रही है। तो आई रियली अप्रिशिएट कि उन डॉक्टर्स ने मना किया तो अच्छा किया, उन्होंने जसविंदर का बुरा नहीं किया, उन्होंने कोई ऐसी सर्जरी नहीं की कि जो बीच में छोड़नी पड़े। तो इससे बेटर है कि टच ही ना करो। तो सर जैसे अब 2 साल हो चुके हैं, अभी जैसे जसविंदर की बात कर रहे हैं अगर हम, तो 2 साल हो चुके हैं वो फ्यूजन से अपना बेड पे है। तो आगे के लिए सर क्या आपके लिए क्या कॉम्प्लिकेशन लगा आपको, कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इसकी सर्जरी में, कैसे आपने ट्रीटमेंट इसके लिए प्लान किया है? देखो इसमें कॉम्प्लिकेशन यही है कि बोन वीक है,
बोन वीक है। जब हम इतनी बड़ी डिफॉर्मिटी को करेक्ट करते हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि ड्यूरिंग सर्जरी फ्रैक्चर हो सकते हैं। ओके। दूसरा, जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे होते हैं वो मेटल के होते हैं। इसकी बोन तो इतनी सॉफ्ट है जसविंदर कि अगर आप जरा सा उसको स्क्वीज भी कर दोगे तो बोन फ्रैक्चर हो सकती है। तो इसमें हमें नंबर 1 ब्लंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं, शार्प इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज दे विल डैमेज द बोन। वी हैव टू बी वेरी जेंटल विद द सॉफ्ट टिश्यूज, क्योंकि मसल बहुत ऑलरेडी वीक है। अगर आपने मसल डैमेज की या ज़्यादा ओपन कर दिया तो उसमें ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी और वो मसल वापस से रीग्रो नहीं कर पाएंगी। तो इनकी सर्जरी बहुत मेटिकुलस, स्लो और बहुत ही केयरफुली करनी पड़ती है। हाँ, हम रूटीनली करते हैं इसलिए बहुत बड़ी इशू नहीं है। हमारे पास हर वैरायटी का इम्प्लांट अवेलेबल होना चाहिए ऑन दैट डे, क्योंकि इनको कोई शॉर्ट स्टेम चाहिए, लॉन्ग स्टेम चाहिए, कोई हमें रिपेयर के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, तो हर चीज़ हमारी ओटी में अवेलेबल होना चाहिए। वी कैन नॉट से कि वो आज ये नहीं था तो इसलिए आज यहीं छोड़ देते हैं, बाकी काम कल करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। बिकॉज इन पेशेंट्स का जो चेस्ट जो लंग कैपेसिटी है वो भी लिमिटेड होती है। यू कैन नॉट एक्सपोज दिस पेशेंट्स टू लॉन्ग एनेस्थीसिया, यू कैन नॉट डू सर्जरीज अगेन एंड अगेन। ब्लड लॉस जरा सा भी हुआ इन पेशेंट्स को आईसीयू में जाना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपरली अरेंज्ड होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। इन पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन भी कम होता है तो इनका हमें ब्लड भी अरेंज करके रखना पड़ता है। इनको बहुत ज़्यादा ब्लड भी नहीं ट्रांसफ्यूज कर सकते क्योंकि बॉडी का वॉल्यूम कम है। इनको फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें पहले से सोच के रखनी है, इनका अरेंजमेंट करके चलना है। बट येस, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हम ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं एंड आई बिलीव विल गिव अ गुड रिजल्ट इन हिज केस ऑल्सो। तो सर, इनका जो हिप रिप्लेसमेंट है वो आप एक बार में करेंगे? That depends on his parameters. एक बार आएंगे, सारा इन्वेस्टिगेशन चेक करेंगे। That actually depends on my anesthesia team. If they are comfortable for 2 surgeries at one time, we'll go ahead. और फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या इसमें कुछ टाइम के बाद फिर दोबारा आप नी को देखेंगे, नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है या नहीं? पहले हिप करके then we'll talk about knee. फिर देखते हैं कि हमें नी रिप्लेस करना है या नी को रिलोकेट करना है, फिजियोथेरेपी करना है, तो वो चीज़ हम सेकेंडरी स्टेज में करेंगे। फिजियोथेरेपी सर कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? मतलब वैसे भी जसविंदर के केस में या नॉर्मल केस में फिजियोथेरेपी कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है सर्जरी के बाद? फिजियोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम फिजियो प्रॉपर नहीं करते हैं तो स्पेशली इन पेशेंट्स में, क्योंकि इनकी मसल्स भी टाइट हैं, जॉइंट तो ख़राब है ही, मसल के भी कॉन्ट्रैक्चर बन चुके हैं, तो जो जेंटल फिजियोथेरेपी जो बाद में हमें धीरे धीरे करके मूवमेंट बढ़ाना है, दैट शुड बी परफेक्ट। अगर आपके फिजियोथेरेपिस्ट ने ज़्यादा फोर्सफुली कर दिया तो अगेन फ्रैक्चर हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो आपके फिजियोथेरेपिस्ट भी ट्रेंड होने चाहिए अकॉर्डिंग टू एंकाइलोजिंग पेशेंट्स। तो यही हमारे यहाँ एडवांटेज है कि हमारे फिजियोज को भी पता है, क्योंकि वो सैकड़ों हज़ारों पेशेंट देख चुके हैं, दे नो हाउ टू हैंडल दीज पेशेंट्स। तो फिजियो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर द हिप जॉइंट बट फॉर देयर चेस्ट ऑल्सो। डीप ब्रीदिंग करना है, वो एक्सरसाइजेज कराना है। पहली बार जब पेशेंट चलता है, क्योंकि उनकी मसल्स को तो आदत ही नहीं रही है खड़े होने की, जब वो शुरू में चलेंगे तो उनकी मसल्स कंट्रोल लूज कर देती हैं, पेशेंट को लगता है मैं गिर जाऊंगा। उनको मेंटली फिजिकली सपोर्ट करना होता है। सो दैट इज द जॉब ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट है। यस। तो सर फाइनली फिर जसविंदर चल पाएगा? आई बिलीव सो, ही शुड बी वॉकिंग। तो ये बहुत बड़ी बात है सर कि आज से 2 साल पहले जब डॉक्टर मना कर देते हैं, फैमिली पूरा हार मान चुका है, बट आपकी वीडियो देखते देखते जसविंदर ने आपसे रिक्वेस्ट करा, आपको रिपोर्ट्स भेजी और फाइनली आपने बोला कि नहीं आप चल सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप कहाँ से हिप रिप्लेसमेंट करा रहे हैं, कहाँ से क्या वहाँ पर उस तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या नहीं है। बाकी आई थिंक इट्स रियली थैंक्स टू सोशल मीडिया कि अब पेशेंट सर्च कर सकता है, ढूंढ सकता है कि ये काम कहाँ हो सकता है। मतलब इट्स रियली ग्रेट मीडियम कि हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। आप ये चीज़ लेकर आए हैं सामने सबके, तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द पेशेंट्स। थैंक्स टू यू टू सर कि आप लोग भी आउट ऑफ द बॉक्स वीडियोस बना के हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में इतना प्रैक्टिकली सब कुछ बता रहे हैं। तो उससे हम लोगों के भी काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। बट हाँ, कुछ लोगों को आज भी हिप रिप्लेसमेंट वगैरह के नाम से डर लगता है। आई होप कि हमारी ये वीडियो देख के वो समझेंगे कि कितना ज़रूरी है हिप रिप्लेसमेंट। अगर जब डॉक्टर आपको एडवाइस कर देते हैं तो उसके बाद कराना आगे की बेटर लाइफ के लिए। बिल्कुल, रिप्लेसमेंट ज़रूरी है और आपके लिए ज़रूरी है प्रॉपर रिसर्च करना, किस तरह का इम्प्लांट यूज़ हो रहा है, उसकी क्या आगे कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं,
आपको कितनी लिबर्टी मिल रही है चलने में, आपको आगे क्या क्या ध्यान रखना है, आपका इम्प्लांट की लाइफ को बढ़ाने के लिए आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी जानना जरूरी है। क्योंकि पेशेंट कई बार क्या होते हैं, जब एक बार ऑपरेट हो गए तो दे बिकम केयरलेस एंड दे कम बैक विद कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज उनको पूरी बात पता ही नहीं थी। तो ये सब जो बातें हम करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, बातचीत करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पेशेंट अपने लिए बेस्ट इम्प्लांट और बेस्ट टेक्निक चूज़ करें ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। अब एक जो ये लास्ट एक लोगों को एक आखिरी डर है कि चलिए ठीक है, हिप रिप्लेसमेंट करा लेने से हमारी फ्यूचर आगे की लाइफ अच्छी हो जाएगी, बट लोगों को ये डर लगा रहता है कि हिप रिप्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा फंड लगता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो क्या ये हिप रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस में कवर हो पाती है या नहीं हो पाती है? हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जो इंश्योरेंस के थ्रू रिप्लेसमेंट करा रहे हैं। इंश्योरेंस में कवर? यस, काफ़ी पेशेंट्स का इंश्योरेंस को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे आपको डिजीज़ का पता चले यू शुड गेट इंश्योर्ड, क्योंकि आपको नॉट ओनली हिप रिप्लेसमेंट और भी बहुत चीज़ों में ज़रूरत पड़ सकती है मेडिकल सर्विसेज की, और आप समझती हैं मेडिकल सर्विसेज आर कॉस्टली। बट सर एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को जनरली इंश्योरेंस कंपनीज कंसीडर नहीं रखती अपने इसमें। तो नहीं, उसका भी एक तरीका है, उनको समझाया जा सकता है कि दिस इज़ नॉट ए जेनेटिक डिजीज, लाइक मीन दिस इज़ नॉट ए डिजीज सिंस बर्थ, बचपन से नहीं है, ये बाद में हुई है, एंड नॉट एवरी एंकलोजिंग पेशेंट हैज़ हिप प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें हम आई थिंक इंश्योरेंस कंपनीज को भी कंसीडर करना चाहिए कि ये डिजीज़ बाद में आती है, ये बचपन से नहीं होती है। वो लोग क्या कहते हैं कि जो बचपन से डिजीज चल रही है उसको कवर नहीं करते हैं, ये तो बाद में आई है, एंड इट हैपन्स इन सम पेशेंट्स, नॉट इन एवरी पेशेंट। सो आई थिंक दिस इज अनदर डिस्कशन जो होनी चाहिए, और उसमें आई थिंक इंश्योरेंस कंपनीज का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट दे शुड हैव दीज सॉर्ट ऑफ डिस्कशंस विद कंपनीज। अब जैसे सिकल सेल डिजीज़ है, या आपको बाद में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, तो ये एक्वायर्ड है बेसिकली डिजीज, दीज आर नॉट सिंस बर्थ, उनको भी तो हम कवर कर रहे हैं जी। तो इसी तरह ये भी एक डिजीज है जो बाद में ऑनसेट होता है, ये बचपन से नहीं होती है। तो आप बोल रहे हैं कि मतलब अगर एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बात साइड में रखें, अगर हिप रिप्लेसमेंट की बात करें तो हिप रिप्लेसमेंट कवर होता है, इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। बहुत सारी कंपनीज कवर करती है, बहुत सारी कंपनीज है। यस। और सर कुछ अगर आप जैसे बताना चाहें कि इसमें कितना, क्योंकि जैसे जसविंदर के केस में आपने बताया कि इसमें ऑलमोस्ट एस्टिमेट 9 लाख के जितना लग जाता है, तो लोग बाग भी देख के सोचते होंगे कि कितना खर्चा होता है। कोई एक अप्रॉक्स, अगर जो एक नॉर्मल इंसान, जैसे नॉट जसविंदर की सिचुएशन कंसीडर करी जा सकती है, बट अगर नॉर्मल इंसान को अगर प्रॉब्लम हुई है और उसको हिप रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना है, तो उसके दिमाग में क्या एस्टिमेशन होना चाहिए? देखो, एस्टिमेट तो एक बड़ी वेग टर्म है। यही सर्जरी आपकी 1 लाख में भी हो सकती है, यही सर्जरी आपकी 6 लाख में भी हो सकती है। ओके, आप क्या चाहते हैं? इफ़ यू वांट द बेस्ट इम्प्लांट्स, इफ़ यू वांट द बेस्ट टेक्निक्स, और आजकल तो रोबोटिक सर्जरी का बहुत वो हो गया है। अगर हम इम्प्लांट प्लेसमेंट की एक्यूरेसी की बात करें तो रोबोटिक सर्जरी हैज़ ए बिग रोल टू प्ले। थोड़ा बताएंगे सर रोबोटिक सर्जरी का? उसमें क्या होता है कि हम अभी तक जो सर्जरीज कर रहे थे, हम आई बॉलिंग पे करते हैं, यानी हम अपनी जजमेंट पे करते हैं, विच मे नॉट बी 100% करेक्ट, क्योंकि ह्यूमन आई की भी एक लिमिटेशन है, हम कुछ ना कुछ एरर कर सकते हैं। हालांकि पेशेंट के रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं, बट एक छोटा सा एरर आपको 20 साल के बाद पता चलेगा कि हाँ, अगर ये ऐसा होता तो शायद मेरा हिप 10 साल और चल जाता। तो इम्प्लांट की लाइफ बढ़ाने के लिए और कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए रोबोटिक सर्जरी का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अब आपको भी समझना चाहिए कि अगर हम एक अच्छा इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं, नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनीज के इम्प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं, और रोबोटिक मशीन्स जो हॉस्पिटल्स एक्वायर करते हैं वो करोड़ों में आती हैं, तो इन सब का एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट आपकी कॉस्ट के ऊपर भी रहेगा। तो यू कैन नॉट गेट द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज, बेस्ट ऑफ द टेक्निक्स इन चीपर रेट्स। तो आपको अगर अच्छी चीज़ चाहिए तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम सबके पास इतना पैसा नहीं है, सो देयर इज ऑलवेज ए मिड वे जिसमें आप जैसे लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे सोशल वर्कर्स हैं, NGOs हैं, दे कैन हेल्प, दे कैन मेक ग्रुप्स ऑफ दीज पेशेंट्स एंड दे कैन कोलैबोरेट विद अस। हम भी तैयार हैं हेल्प करने के लिए, बट वी आर नॉट बिजनेस हाउसेस, वी आर नॉट हॉस्पिटल ओनर्स, वी आर सर्विस प्रोवाइडर्स। अगर हम सब मिलकर करेंगे और थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे तो ये चीज़ें, ये फैसिलिटीज़, बेस्ट फैसिलिटीज़ हर पेशेंट को मिल सकती है। तो आई थिंक ये जो आपका इनिशिएटिव है, दिस इज़ ए गुड स्टेप इन दैट डायरेक्शन। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, जो एंकलोजिंग के पेशेंट्स को बात कर रहे हैं,
तो वी शुड मेक ए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी कॉर्नर, जहाँ जहाँ से हमें कंट्रीब्यूशन मिल सकता है, ताकि इन बच्चों की, तो सारे यंग बच्चे हैं, इनकी ज़िंदगी शुरू होनी है, वी कैन मेक ए बिग कंट्रीब्यूशन। वी आर रेडी। आप भी जैसे काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो मिलजुल के एक अच्छा काम किया जा सकता है। नहीं, मैं इनफैक्ट अपने पूरे व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि मेरी ये सेकंड मुलाकात है, और लास्ट टाइम पे भी जब मैं आया था तो उस टाइम पे मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी वो था प्रॉब्लम है कि अब आगे क्या, क्योंकि हर चीज़ का एक कॉस्ट है। तो बट लेकिन सर ने मुझे लास्ट टाइम पे ही एक आश्वासन दिया कि नहीं कमल, यू आर डूइंग गुड, आप करो, एंड इवन आई विल बी हेल्पिंग यू आउट इन दैट। तो सर उसके लिए बहुत थैंक्स है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए इतने बिजी शेड्यूल से। ज़रूर हम लोग आगे और चीज़ रिकॉर्ड करना चाहेंगे, अगर इन केस अगर मेरे पास और भी लोगों की क्वेरी आती है, क्योंकि हम लोगों को ना एकदम ऐसा कभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि साइडलाइन कर दिया गया है, गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है, सोशल मीडिया में काफ़ी चीज़ें हैं, बट उसकी वजह से भी लोग बाग कन्फ्यूज है कैसे करें कैसे नहीं करें। बट आप लोगों का साथ रहेगा तो शायद से लोग बाग अगर हिप रिप्लेसमेंट को चूज़ कर पाएंगे तो आगे की लाइफ उनकी बेहतर हो पाएगी, और अगर आप लोग भी साथ दें हम लोग को। एंकलोजिंग के पेशेंट को तो फैमिली ही साइडलाइन कर देती है, आपको एक तरह से डिसमिस कर दिया जाता है कि अब आप किसी काम के नहीं हैं। तो दोस्तों, आपको हमें मेन स्ट्रीम में वापस लाना है, आप अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, सिर्फ आपको इनिशिएटिव लेना है। आप हमसे कांटेक्ट करें, कमल जैसे जितने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोशल वर्कर्स हैं, उनसे कांटेक्ट करें, रास्ता निकल सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर, थैंक यू।